हरिओम। नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया के बैनर तले इन हाउस ट्रेनिंग में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर हम लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने इन हाउस ट्रेनिंग का आज का विषय है वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मूल्य शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा और इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हम सबके बीच बहुत ही परिपक्व वक्ता और अपने नैतिक विषय के बहुत बड़े जानकार, नैतिक शिक्षा से बहुत इनका लगाव भी रहा है और आप धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ नैतिक के विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। आप हैं श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का सत्र आपको समर्पित है। आप अपना विषय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री कन्हैया जी। नमस्कार, सुप्रभात। आज हम वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस पर चर्चा करेंगे, यानी नैतिक आधारित शिक्षा कैसी हो, बच्चों को हम कैसे दें, इस संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानें अनीति। हमें पता है कि अनीतिपूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो ये नैतिक मूल्य हमें उस कार्य को करने से रोकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा कहा जाता है या नैतिकता आधारित शिक्षा कह सकते हैं। यही शिक्षा आज के युवा वर्ग को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा। नैतिकता आधारित शिक्षा मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अब रही बात हम शिक्षकों की कि नीति शास्त्र में हमारी क्या भूमिका है। इसका वर्णन मैं शब्दों में तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा आपको बताने की। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। जिस प्रकार आपने कुंभकार को पात्र बनाते हुए देखा होगा, मिट्टी के पात्र को कैसे बनाता है, कभी आवश्यकता पड़ी तो बाहर से थाप भी लगाता और भीतर से हाथ का सहारा भी देता है। यही कार्य शिक्षकों का भी होता है, बच्चों को एक नीतिवान छात्र बनाने में अपनी कला को उसमें दिखाते हैं। अतः क्योंकि इन्हीं बच्चों के द्वारा हम राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक का सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्यों की श्रृंखला रही है और सबसे अच्छे, योग्य और विद्वान ही शिक्षक बना करते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज उनकी जरूरतों को जो आवश्यकता होती थी वो प्रदान करता था। आपको ध्यान होगा कि महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के दूध के लिए कौरवों के यहाँ आश्रय पाया था और उन्हें शिक्षा दे दिया करते थे, और उसके बदले में कुरुवंश उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सारी सामग्रियों को उपलब्ध कराता था। यही चीज हमारे पौराणिक कालखंडों में हुआ करते थे। नीति शास्त्र में गुरु की भूमिका अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है उसमें क्या गलत और क्या सही है, और इसे ईमानदारी से करें जिससे समाज का कल्याण हो, यह ज्ञान हमें गुरु ही दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, ये जरूरी नहीं है कि ये ज्ञान हमें पढ़ाने वाले शिक्षक
अर्थात गुरु ही देंगे। इसके क्योंकि नैतिकता हमें गुरु के रूप में हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई घर के बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी व्यक्ति या हमारा और आपका धर्म, इनमें से कोई भी आपको नैतिकता आधारित शिक्षा सिखा सकता है। थोड़ी देर के लिए आपको हम आज से 30-40 वर्ष पीछे ले चलते हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए। कभी आप जिद किया करते थे अपनी माँ से, नानी से, दादी से, यानी घर के बड़े बुजुर्गों से कि हमें कोई कथा कहानी सुनाए, और ये लोग आपको सुनाते भी थे। और उनकी कहानियों में क्या था, कोई ना कोई संदेश छुपा रहता था। आपको उन्हीं कहानियों की कहानी की चर्चा मैं करता हूं, आपको ध्यान आ जाएगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी, उसे कहीं दाल की दाना मिल गया। वो अपने बच्चों के लिए दाल का दाना लेके जा रही थी। रास्ते में जाते हुए जब वो थक गई तो एक गांव में एक घर के पास एक खूंटा था, यानी बांस का गड़ा हुआ एक खंभा था, उस पर वो थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गई। में उसका दाल का दाना उस खूंटे में गिर जाता है। चिड़िया बेचैन होती है और बढ़ई के पास जाती है। बढ़ई उसे नकार देता है। तब बढ़ई की शिकायत वो राजा से करती है, फिर रानी से करती है। रानी ये लोग भी नकार देते हैं तो सर्प के पास यानी सांप के पास जाती है कि इन लोगों को काट ले, लेकिन सांप भी नकार देता है। तब वो लाठी के पास जाता है कि सांप को मारे। फिर लाठी भी नकारता है तो वो आग के पास जाती है। आग भी नकारता है तो समुद्र के पास जाती है कि वो आग को बुझा दे। लेकिन जब समुद्र भी नकार देता है तो वो हाथी के पास जाती है और हाथी उसकी सहायता करने के लिए तैयार होता है। फिर हाथी समुद्र के पास जाता है तो वो डर से कहता है कि मुझे आप सोखिए नहीं, मैं आग को बुझा दूंगा। इस प्रकार वो फिर एक एक करके लोग डराते जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने नकारा था। और अंत में जब राजा बढ़ई को दंड देने के लिए पहुंचता है तो बढ़ई कहता कि मैं खूंटा चीरूंगा, और वो खूंटा चीरता भी है, उसमें दाल भी मिलता है, चिड़िया लेके चली जाती है। ये बड़ी छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? सहयोग की भावना। समाज में सहयोग की भावना होनी चाहिए। बिना सहयोग का कभी भी किसी का कार्य नहीं होता है। अब आप जानते हैं कि समाज में व्यक्ति दो ही चीजों से जाना जाता है और पहचाना जाता है। कौन कौन सा? पहला ज्ञान और दूसरा उसका नैतिक व्यवहार। इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों अति आवश्यक है। अगर ज्ञान सफलता की कुंजी है यानी चाबी है, तो नैतिकता सफलता की सीढ़ी। एक दूसरे के अभाव में दूसरे का पतन निश्चित है। तभी तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सीखना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही शिक्षा, सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा बिंदु है कि नैतिक शिक्षा क्या है और इसके प्रकार और जीवन में इसका क्या महत्व है, इसको देखेंगे। नैतिक आधारित शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है, इतना तो आप जान गए। नैतिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा विधि है जो कि विद्यार्थियों को उनके कामकाजी जीवन में उन्हें कौशल हासिल करने में मदद करती है और उनके अंदर के मानवता को प्रेरित करती है। नैतिक शिक्षा का महत्व हमें समाज और देश में किसी विशेष क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसका महत्व हमें सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नैतिकता की जरूरत समाज के हर क्षेत्र में है। इससे जीवन में अनुशासन, समाज के प्रति दया और समर्पण, हिंसा की कमी, सद्भावना, पर्यावरण के प्रति अच्छी भावना का प्रादुर्भाव होता है। तीसरा बिंदु है शिक्षा का महत्व, वैल्यू और एजुकेशन। इसे हम जाने कि वैल्यू एजुकेशन का विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन पहचानने वाले विद्यार्थियों को उनके जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके विपरीत जो व्यक्ति शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाता, उसे जीवन में निराशा ही हाथ लगती है।
नैतिकता पर आधारित शिक्षा का विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए हम अगले बिंदु पर जाएंगे। टाइप्स ऑफ वैल्यू को समझना होगा। आइए देखें टाइप्स ऑफ वैल्यू। आधारभूत मानवीय मूल्य। इन आधारभूत मानवीय मूल्य को हम 5 भागों में बांट सकते हैं या इसे बांटा गया है। पहला सत्य, दूसरा प्रेम और सेवा, तीसरा शांति, चौथा अहिंसा, पांचवा न्याय। पहला बिंदु सत्य को देखें। टाइप्स ऑफ वैल्यू में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है और रखा जाता है। अगर इसका पालन मानवीय मूल्यों में न किया जाए तो फिर चाहे कुछ भी कर ले, उन सभी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सत्य ही सभी मानवीय मूल्यों की रक्षा भी करता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सत्य के बारे में जानने के लिए। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण से समझा रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में आप सभी जानते होंगे, किस प्रकार उन्होंने बचपन से लेके और स्वर्गारोहण तक धर्म सत्य की रक्षा की थी। और एक छोटी सी घटना उन्हीं से है कि सत्य को कैसे उन्होंने अपनाया था। द्रोणाचार्य के पास जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे तो उस समय द्रोणाचार्य ने एक पाठ दिया था कि सदा सत्य बोलो, क्रोध को जीतो। सारे राजकुमारों ने सुना दिया उस पाठ को, लेकिन एक अकेला युधिष्ठिर ही था जो 1 हफ्ते का समय ले लिया। 7वें दिन जब द्रोण ने युधिष्ठिर को डांटा, फटकारा, तो उन्होंने बड़े ही मायूसी से ये जवाब दिया था कि गुरुदेव, सब पाठ के तो शब्द मुझे याद हो गए हैं, लेकिन इसे तो जीवन में उतारना है, अपने आचरण में ढालना है। इसलिए मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। और इस प्रकार आपने देखा कि धर्मराज ने सत्य केवल कहने के लिए याद नहीं किया था, बल्कि अपने जीवन में याद किया था। फिर आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सत्य हरिश्चंद्र। इनके नाम के आगे ही सत्य लगा हुआ है। तो उन्होंने भी सत्य की रक्षा के लिए अपने मरणोपरांत पुत्र को जलाने के लिए अपनी पत्नी से कफन के रूप में उनकी साड़ी का पल्लू मांगा था। कितने बड़े ये सत्यनिष्ठ थे। तो इस प्रकार की इन छोटी छोटी कहानियों से हम भी इन बच्चों में, विद्यार्थियों में उस प्रेरणा को डालने का प्रयास करेंगे कि ताकि उससे वो प्रेरित हो, उनके मानस पटल पर ये अंकित हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज को बार बार सुनने पर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर वो असर करता ही करता है। अब आगे का बिंदु है प्रेम और सेवा। हमारे मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा गुण प्रेम और सेवा ही है। अगर मानव में इन दोनों गुणों का अभाव हो तो एक जानवर से भी बदतर हो जाता है। विद्यार्थियों में इस भावना को जागृत करना है। विद्यार्थियों में समाज के सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सेवा की भावना हो, इसका ध्यान होना चाहिए। इसे भी हम कक्ष में कहानी के माध्यम से बच्चों को महान व्यक्तियों के विषय में छोटी छोटी घटनाओं को बता सकते हैं। जैसे कबीर ने अपने कविता में लिखा है कि वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। यानी आप प्रकृति में ले जाकर बच्चों को दिखाइए कि ये जो आपके पेड़ पौधे हैं ये अपने फल नहीं खाते हैं, और नदी जो बहता हुआ पानी है वो कभी संचय नहीं करती है, उससे दूसरे ही लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, वो अपने जीवन को दूसरे की रक्षा और सेवा में ही गुजारते हैं। एक एग्जाम्पल और भी उदाहरण दे सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को, किस प्रकार गौतम बुद्ध ने बचपन में, जब उनका नाम सिद्धार्थ था, उपवन में घूमते हुए उस हंस की रक्षा की थी और उसको जीवन दान दिया था। फिर आप अपनी पौराणिक कथाओं पे जाएं, दधीची का नाम आपने सुना होगा। महर्षि दधीची ने देवताओं के कल्याणार्थ जब वृत्रासुर नाम राक्षस ने
तबाह मचा रखा था, उसको मारने के लिए दधीची की हड्डी की आवश्यकता थी, उससे बने वज्र से वो मारा जाता, इस प्रकार का विधि का विधान था। तो उन्होंने परमारथ के देवताओं की रक्षा के ये पूरी संस्कृति की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने हड्डी का दान दे दिया था देवताओं का। तो इन छोटी छोटी कहानियों से हम बच्चों में इन सारी भावनाओं को भरने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त होती है। अब अगला बिंदु देखें, शांति। जो इसका, अगर मानव अपनी शांति खो दे तो संसार में अनर्थ हुए बगैर नहीं रह सकता है। मानवता और नैतिकता यही कहती है कि मनुष्य को सदा शांति को ही अपने जीवन में महत्व देना चाहिए, कायम रखने के लिए कार्य करना चाहिए। इसे भी आप उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे कि शांति का रास्ता अपनाकर हम इस विनाशकारी युद्ध से बच सकते हैं। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और अंतोगत्वा महाभारत हुआ ही, जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें बहुत सारे रक्तपात हुए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी। तो इस प्रकार की कथा कहानियों से भी हम बच्चों में इन चीजों को भर सकते हैं। अब चौथा जो बिंदु है, अहिंसा। अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। इससे समाज का निर्माण संभव हो सकता है। लेकिन आप देखे होंगे कि हमेशा आपको सुनने में आता है कि अहिंसा परमो धर्म। स्वतंत्रता संग्राम के समय, अंग्रेजों से लड़ते समय महात्मा गांधी ने भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया था और लोगों को संदेश दिया था। लेकिन मुझे यहाँ कुछ कहना है। कहना यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी हम आज तक जो आधा अधूरा श्लोक जानते थे, इसको पूर्ण रूप से बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि अहिंसा परम धर्म तो है ही, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किया गया हिंसा भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। नहीं तो फिर हम अपने इतिहास को दोहरा देंगे। जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन था, लोगों ने शस्त्र उठाना बंद कर दिया था, अहिंसा को ही धर्म माना था, हिंसा अधर्म था, और हम में कायरता आती गई और विदेशी हम पर आक्रमण करके हमें गुलाम बना लिए थे। तो ये बच्चों में देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे ही भविष्य के हमारे राष्ट्र के रक्षा करने वाले कर्णधार हैं। इन्हें भी कुछ एग्जाम्पल द्वारा आप उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कर्ण का वध कराते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए किस समय प्रेरित किया था? जब उसका रथ का चक्का धरती के अंदर धंस गया था, और वही मौका था अर्जुन को कर्ण को मारना। अर्जुन ने कहा भी, ये तो अधर्म है योगेश्वर, ये तो अधर्म है, वो निहत्था है, रथ से नीचे उतरा हुआ है, कैसे मैं वध करूं? तब कृष्ण ने समझाया था कि इससे धर्म की रक्षा हो रही है और इसका वध करना अधर्म नहीं है, और अर्जुन ने किया था। दुर्योधन को भी मल्ल युद्ध के समय भीम को जंघा पर प्रहार करने का निर्देश दिया था। जरासंध को भी चीरने का निर्देश दिया था। शिशुपाल के वध स्वयं श्री कृष्ण ने उसकी 100 गालियों के उपरांत 101 गाली पर उसका वध किया था। ये सब क्या है? ये हिंसा नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए किया गया हिंसा था। इसलिए यह कार्य भी हिंसा की श्रेणी में आती है। तो बच्चों को दोनों पहलुओं को समझाना चाहिए, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, तब जाके उन्हें स्पष्ट ज्ञान होगा। अब पांचवा जो पॉइंट है, न्याय। विद्यार्थी जीवन में न्याय की समझ भी आवश्यक मानी जाती है, और सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है, आपने पढ़ा भी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पंच परमेश्वर में कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि न्याय के आसन पर बैठते ही उसका मित्र न्याय का पक्ष लेता है, न कि मित्र का।
अलगू चौधरी और जुम्मन चौधरी की कहानी भी आप याद होगी, ये बच्चों को बताइए। फिर विक्रमादित्य का भी न्याय की गाथा उन्हें बताइए कि किस प्रकार एक बार गलती होने पर न्याय के अनुरूप उन्होंने 100 कोड़े का दंड स्वयं स्वीकार किया था। फिर महाराज सीबी का उदाहरण दीजिए, किस प्रकार कबूतर और हंस के बीच जब न्याय करना था तो उन्होंने अपने शरीर को ही तुला पर रख दिया था। जब कबूतर और बाज में झगड़ा हुआ था, बाज कहता था कि मैं कबूतर को खाऊंगा और उसके बदले मुझे आपका मांस चाहिए, तो स्वयं महाराज सीबी तराजू की तुला पर चढ़ बैठे थे और इस प्रकार उन्होंने न्याय किया था। अब पांचवा बिंदु है कि छात्रों के लिए नैतिक शिक्षा का मूल्य और महत्व कैसे समझाएं। मोरल वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, ये तो पता है, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जानते भी हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का आचरण होगा उसी प्रकार समाज का निर्माण होगा। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जिसका लोहा संपूर्ण विश्व मानता था, ये उसी शिक्षा का नतीजा था जो हम हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे। अतः नैतिक शिक्षा के द्वारा ही छात्रों में नैतिकता उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें यह शिक्षा प्रारंभिक रूप में घर से ही मिलनी चाहिए। नैतिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रियागत क्रियाशील शिक्षा है जो हमारे जन्म लेते ही हमें मिलनी शुरू हो जाती है, या यूं कहिए कि माता के गर्भ में आने के साथ ही मिलनी शुरू हो जाती है, जिसका आदान प्रदान कहीं भी और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, जो हमें नीति और अनीति की शिक्षा देती है और हमारे दैनिक आचरण को निर्धारित करती है। तो ये शिक्षा हमारे माता पिता द्वारा, हमारे समाज द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। अभी हमने एक चर्चा किया गर्भावस्था। ये सही है कि मानव जब माँ के गर्भ में आता है उसी समय से वो बाहरी दुनिया का और माता के द्वारा सुनी हुई चीजों का श्रवण करने लगता है और उस गर्भ पर वो असर डालता भी है। आपके ग्रंथों में ये उदाहरण दिया हुआ है और आज विज्ञान भी इसके तरफ सफल कदम उठा रहे हैं इसको साबित करने के लिए। गर्भावस्था में सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रभेदन की क्रिया को सीखा था और माता के सोने पर वो निकलने की विधि को नहीं जान पाया। ठीक इसी प्रकार हिरण्यकशिपु के पत्नी कयाधु, जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए हिमालय पर चला गया तो देवताओं के राजा इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। उस समय नारद ने समझाया था कि अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो, इस कयाधु के गर्भ से आने वाला जो पुत्र है उसको ऐसा संस्कार दो कि राक्षस जाति पर ये भारी पड़े और देव जातियों का गाथा गाए। और हुआ ये भी, नारद अपने कुटिया में कयाधु को ले गए और 9 माह तक उन्होंने हरि भजन और हरि कथा का सांगोपांग चर्चा किया और जिसे कयाधु ने सुना और उसके गर्भ से निकलने वाला पुत्र प्रहलाद, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार उसने हिरण्यकशिपु को मात दिया और देवताओं का हरि कथा को उसने प्रश्रय दिया। तो ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार की भी हमें व्यवस्था को लागू करना होगा कि बच्चों में ये नैतिक शिक्षा का ज्ञान हो। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन या स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया है। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, मैत्री, गार्गी, त्रिवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया। इनकी श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है, आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे इनके नामों की सूची। इस प्रकार हम बच्चों में इन लोगों की गाथाओं को बताकर और इन जैसे महान बनने की भी प्रेरणा दे सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन
पर्पस और उस एंड रोल, यानी नैतिक शिक्षा, उद्देश्य और भूमिका। इसमें क्या क्या होते हैं बच्चों में, जैसे चरित्र निर्माण। नैतिक शिक्षा भैया बहनों और के कुशल चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। नैतिक शिक्षा की कहानियां या नैतिक शिक्षा की बातें, जैसे ही बालक जन्म लेता है उसके ऊपर नैतिक जिम्मेदारियां आन पड़ती हैं, क्योंकि यह वह समाज का अंग बन जाता है। अतः समाज, माता पिता, इन सभी का दायित्व बनता है कि ये इनके चरित्र निर्माण में सहायक बने। तभी तो हम छत्रपति शिवाजी, अर्जुन, सावित्री, अनसुईया बना पाएंगे। छत्रपति शिवाजी को ज्ञान किसने दिया था बचपन में? उनकी माता ने दिया था। अर्जुन को भी ज्ञान उनकी माता से ही मिला था। सावित्री ने भी पतिव्रत का धारण ये निभाया था, आप सभी उनकी कहानी जानते हैं। तो बहनों में भी इन कथाओं को कहकर उन्हें अनसुईया और सावित्री बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। अनसुईया ने किस बुद्धिमत्ता से त्रिदेवों से अपने सतीत्व की रक्षा की थी, ये भी कहानियां उन्हें बता सकते हैं। इस प्रकार भैया और बहनें यानी बच्चों और लड़कियों में ये ज्ञान डाला जा सकता है। दूसरा, अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास। डेवलप गुड मॉरल वैल्यूज। नैतिकता की शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए। इसी के द्वारा हम मनुष्य में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं या विकास संभव है। तीसरा है अच्छी नागरिकता का निर्माण। जिस किसी भी देश को अपने देश में गुड सिटीजन का निर्माण यानी अच्छी नागरिक का निर्माण करना हो, उसे सर्वप्रथम एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना होगा। इसी के माध्यम से अपने देश के विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी गुणों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें हम शिक्षकों का विशेष योगदान है। और जब शिक्षकों का योगदान की बात आती है तो स्वतः आपके मानस पटल पर चाणक्य की याद आ जाते हैं। किस प्रकार उसने तख्ता पलट किया था एक शिष्य का निर्माण करके, नंद वंश का। तो हम चाणक्य से कम नहीं है, हम भी चंद्रगुप्त को पैदा कर सकते हैं। सहिष्णुता का विकास। बच्चों में डेवलप टॉलरेंस। जब भी किसी देश में असहिष्णुता का निर्माण होता है तो वो उस देश के पतन का कारण भी बनता है। इसलिए देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों में सहिष्णुता का भाव कायम करना होगा, रखना भी होगा। और भी माध्यम है विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की, जैसे क्लास रूम लर्निंग, कक्षागत सीखने की विधि। कक्षागत सीखने की विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सभी के साथ मिलकर सीखता है। जो एक निर्धारित स्थान पर, जिसे हम कक्षा कहते हैं, वहां उसे शिक्षा दी जाती है। इसी प्रणाली को क्लासरूम लर्निंग मेथड कहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, ये भी बच्चों को देना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज की शुरुआत तब होती है जब विद्यार्थी अपनी क्रियाओं से सीखता है। प्रैक्टिकल नॉलेज मेथड ये जो है क्लासरूम लर्निंग का अगला पड़ाव है। फिर आप आ जाए सोशल लिंकिंग, सामाजिक जुड़ाव। ये जग जाहिर तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है और ना मनुष्य के बिना समाज का। हर विद्यार्थी अपने आसपास के माहौल से सीखता है। इसे ही हम सोशल लिंकिंग मेथड का कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम बच्चों में ये ज्ञान दे सकते हैं, उनको नैतिक आधारित शिक्षा का ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कथाओं के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसे आपने जाना, और कैसे हम उन कहानियों को बच्चों में डालेंगे। कभी हम जब क्लास में जाते हैं, क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठते हैं, कोई भी पाठ शुरू करने से पहले
हम उन्हें कुछ अच्छी बातों को बताएं, अच्छे महापुरुषों की गाथाओं को उन्हें सुनाएं। तो इस प्रकार हम कहकर और उनके अंदर हम प्रेरणा भर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। और बार बार अच्छी बातों को कहने से वो मनुष्य पर या बच्चों पर असर करता ही है। आप पाणिनि की कहानी जानते हैं कि किस प्रकार मिट्टी से बना हुआ घड़ा जब पत्थर पर रखा जाता है तो रखते रखते वहां गड्ढा हो जाता है। अब इसका निष्कर्ष हम जान लें। आज हमने वैल्यू एजुकेशन की डिफिनेशन, पर्पस एंड रोल, टीचिंग मेथड्स, टाइप्स, नीड और इम्पोर्टेंस, इनके बारे में जाना। नैतिक शिक्षा क्या है, उसका लाभ हमारे संपूर्ण जीवन में किस प्रकार हो सकता है, मॉरल एजुकेशन की वर्तमान में आवश्यकता क्या है, किस प्रकार के वैल्यू अब एजुकेशन को निर्माण करने में सहायक है, सभी बातों का जिक्र हमने किया है, जिसके निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि वैल्यू एजुकेशन इज एडेड वैल्यू इन आवर लाइफ। धन्यवाद। चलिए रहा है, बोलिए ना। बोले कि 30 मिनट है। नहीं, 50 नहीं हो पड़ा, अपने हट जाएगा, आप बोलते रहिए। नहीं नहीं कट। नैतिक शिक्षा को हम अपने बच्चों में डालने के लिए, जैसे आपने देखा कि किस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनाया करती थी और वो कहानियां शिवाजी पर असर डाला और वो एक अच्छे राजा के रूप में निकले, छत्रपति के रूप में निकले और उन्होंने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाया, मुगलों से टक्कर लिया। ठीक इसी प्रकार आज हम कक्ष में जब भी कोई पाठ पढ़ाते हैं या कहीं की चर्चा करते हैं बच्चों में, तो अक्सर यहाँ देखने को मिलता है कि हम फिल्मों का या गीतों का बच्चों में चर्चा करते हैं। नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों के मानसिक तल पर दुष्परिणाम पड़ता है। आपको एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अर्जुन का एक घटना है, ये आप बच्चों में डाल सकते हैं। किस प्रकार जब वो इंद्रलोक में गए थे अपने पिता के पास, वहां उर्वशी के सामने उन्होंने उर्वशी को माता संबोधित किया था और वो उर्वशी क्रोधा में आकर उन्हें श्राप दिया था और वो श्राप उनके लिए क्या बन गया, उनके लिए वरदान बन गया। अज्ञातवास में उस श्राप का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया था। ठीक इसी प्रकार शिवाजी पर माँ का ही प्रभाव था, उनकी अच्छी नैतिक कहानियों का ही प्रभाव था कि जब उनके सैनिक मुगल बादशाह पर आक्रमण किए और उस बादशाह की बेगम को पकड़ के जब शिवाजी के पास लाया था, उनके पास प्रस्तुत किया था, तो शिवाजी के मुख से कौन सी बात निकली थी? यही निकली थी कि काश मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर पैदा होता। उस बेगम को उन्होंने माँ की संज्ञा दी, माँ के रूप में देखा। तो ये क्या था? ये हम उन्हीं गुरुओं का और माँ पिता का संस्कार था, वो नीतिगत जो कहानियां थी, धर्म के और ग्रंथों की जो जानकारियां थी, जो उनके मानस पटल पर पड़ा हुआ था और उनके विकट परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का जो संबल देता था, प्रदान करता था। ठीक सावित्री के बारे में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार उसने अंधे माता पिता की सेवा करने वाले उस सत्यवान के साथ शादी की थी और अपनी सेवा के बल पर यमराज से लड़कर वो अपने पति का प्राण वापस पाई थी। अनसुईया का कहानी भी आप देख लें। अनसुईया एक बार उनके सतीत्व की चर्चा सारे ब्रह्मांड में थी,
तो त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके दरवाजे पर आते हैं। और जब आने के बाद जब भिक्षा मांगते हैं और माता भिक्षा लेके प्रस्तुत होती है, तो उनका एक शर्त होता है कि मैं भिक्षा तभी ग्रहण करूंगा कि जब आप मुझे भोजन निवस्त्र होके कराएंगी। अनसुईया घबराती नहीं है, बड़े शांत चित्त से कमंडल से जल निकालती है और तीनों पर छिड़क देती है और उन्हें 5 साल के बच्चे के रूप में परिवर्तित कर देती है और उन्हें भोजन कराती है। तो माँ बच्चों के सामने किसी भी परिस्थिति में रह सकती है, वहां लज्जा की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कहानियां हैं हम अपनी बहनों में डालेंगे, बताएंगे, तो उनमें भी वो भावनाएं उत्पन्न होंगी। फिल्मों की कहानियों से कोई बहन या भैया न तो अर्जुन बन पाएगा और न ही सावित्री बन पाएगी। अपने संस्कृति को टटोलना होगा, हमें अपनी ग्रंथों को टटोलना होगा, उनमें से अच्छी अच्छी कहानियों का संग्रह करके लाना होगा और बच्चों में नैतिक शिक्षा के समय बताना होगा। तब जाके हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे न्यायकर्ता बनेंगे, अहिंसा के प्रति जागरूक होंगे और उनके नैतिक मूल्यों का विकास होगा। इस प्रकार नैतिक शिक्षा जो है वो उसका दायित्व केवल हम गुरुओं पर ही नहीं है बल्कि माता पिता पर भी है। उन्हें भी हम बताएं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी ज्ञान दें। आपको पता होगा कि मैत्री और गार्गी भी वो महान महिला थी जिन्होंने वेदों में अपनी रचनाएं, ऋचाओं को रखा था। तो ये सारे जो हमारे जो शिक्षा नीति थी उसमें जो नैतिकता का जो समावेश किया गया था, अच्छी कहानियों को बताना ही उनको इस पथ में आगे की ओर बढ़ाएगा। तो ये था आपको छात्रों की नैतिक शिक्षा का महत्व, मूल्य और धर्म रक्षा के लिए हिंसा हिंसा नहीं है, वो अहिंसा के ही सदृश्य है। अभी आप पिछले में बताया कि किस प्रकार कर्ण का वध अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण ने कराया था, फिर शिशुपाल का भी वध हुआ था। दुर्योधन जो कि मल्ल युद्ध में ये मना था, नीति के अनुरूप नहीं था कि कमर के नीचे गदा प्रहार करने का। तो इन छोटी छोटी कहानियों से हम उनके अंदर इन बातों को भरेंगे। प्रेम और सेवा, उसमें प्रकृति में ले जाएं, बाहर ले जाएं, बागीचे में ले जाएं, फूलों को दिखाएं, किस प्रकार इनका जीवन है, क्या ये हमें देते हैं और कभी अपेक्षा नहीं रखते कि समाज हमें कुछ करे। तो इन सारी भावनाओं को बच्चों में भरना, सत्य, प्रेम और सेवा, शांति, अहिंसा, न्याय, इन 5 चीजों की जानकारी उन्हें देना और समझाना। अगर शिक्षा का महत्व हमारे बच्चे जान जाएं तो उन्हें जीवन की कोई भी सफलता उनसे अछूती नहीं रहेगी। वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, कभी उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। और नैतिकता पर आधारित शिक्षा विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व रखता है उसे हम समझाएं और बताएं। नैतिक आधारित शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है, इसे हम जानते हैं। नैतिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा विधि है जो कि विद्यार्थियों को उनके कामकाजी जीवन में उन्हें कौशल हासिल करने में मदद करती है और उनके अंदर के मानवता को प्रेरित करती है। तो इन सारी शिक्षाओं, कहानियों और महापुरुषों की जानकारी देते हुए हम बच्चों में इसे भरने की कोशिश करेंगे। और आज की कक्षा में इतना ही।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्यों? हमको बोला था कि 40 मिनट ही बोलना है। नहीं नहीं, तब तो अरे भाई जल्दी नहीं करेगा, कुछ कुछ बोलिए बोलिए भाई, खत्म वो कटा है क्या? हैं? फिर उसको ज्वाइन करो। 45 1 घंटा बोलना। चलो फिर बोलेंगे। तो मतलब 12:30 5-7 मिनट के बाद ये अपने कटेगा, 50 मिनट के बाद फिर उसके बाद दोबारा तो करने दीजिए 2 मिनट, फिर इसके बाद दूसरा आता है। एक इधर ऐसे ही कुछ देखने को मिला था व्हाट्सएप पर, तो एक कहानी हमें दिखाई दी थी, तो उसको हमने पढ़ा था जैसे एकलव्य के विषय में। तो एकलव्य के बारे में यह प्रचलित था कि वो छोटे कास्ट का ये बनवासी था, बनवासी वन में रहने वाला भील था, और द्रोणाचार्य ने उससे विद्या नहीं दिया। क्यों? कि वो बनवासी है, भील जाति का है। तो इसको समाज में काफ़ी उछाला गया, और अभी भी कभी कभी चर्चा में आती है ये बातें कि किस प्रकार द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ नाइंसाफ़ी की। लेकिन उस कहानी को जो हमने देखा, किसी ने पोस्ट किया था, तो उसमें हमने देखा कि उसमें दिया था कि एकलव्य बनवासी नहीं था, भील नहीं था, वो किसी राजघराने से ही, यानी वनों में ही रहने वाला कोई राजा राज परिवार का वो लड़का था। और चूंकि वो जरासंध के